Hello students, today we will discuss the topic direction cosines and direction ratios. Okay, तो ये बहुत ही important topic है वेक्टर अलजेब्रा के लिए और 3D में भी. Okay, और अगर आपको ये समझना होगा तो पहले तो आपको जो 3 डायमेंशनल जो इमेजिनेशन पावर है उसको डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 3 डायमेंशन वाला इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल इमेजिनरी है. तो बेसिकली ये डिरेक्शन कोसाइंस एंड डिरेक्शन रेशियोज है क्या. तो बेसिकली दिस इज अ टॉपिक ऑफ 3 डायमेंशन. ओके, बट इन वेक्टर अलजेब्रा आल्सो इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. सो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक टू a little bit and you will get the complete discussion in your topic 3 dimension. Okay, you will get it, but I will explain it a little bit here because this is very important as well as very difficult topic also, right? जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, ये समझने की कोशिश नहीं करते. और जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तब भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक वेक्टर और 3D वाला एक फोबिया है. ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान दो. यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक. ओके, तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट आया है वो मतलब बेसिकली कहाँ से आया, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, इजंट इट. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, एक्सिस होता है, राइट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स वाई होता है, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने एक पढ़ा था स्लोप, राइट? ये क्या है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था किसी लाइन का स्लोप. स्लोप मतलब क्या, दैट द इंक्लिनेशन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट? मतलब आप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना झुके हुए है. सपोज ये अल्फा है, राइट? अगर ये आपको पता है तो आप मतलब ये अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल मतलब अल्फा एंगल क्रिएट करते हैं तो हम मतलब ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल क्रिएट करते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, राइट? 90 डिग्री से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाए, isn't it? That means in straight line we have learned about the inclination, about the slope, right? That is slope of a line, inclination of a line, right? And this is nothing but that how much angle made by that straight line with positive direction of x axis, right? तो अगर आपको मतलब एक चीज पता हो गया कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये भी आप पता मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, isn't it? If you know that a straight line makes an angle alpha with positive direction of x axis, then you can easily find that how much angle that the line formed with positive direction of y axis, because we know it's a 2 dimensional plane, right? An angle between positive x axis and positive y axis is 90 degree, right? तो इस कॉन्सेप्ट को 3D में लेके आ गया, isn't it? क्योंकि ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है, तो 3D में भी ये हो सकता है, isn't it? तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, राइट? थोड़ा सा एक्सटेंड किया, बट कॉन्सेप्ट जो है, ओरिजिन जो है, वो इसी कॉन्सेप्ट को 3D में लेके फिट कर दिया है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. यहाँ पे 3 एक्सिस लिया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? और यहाँ पे एक पैरेललोपिपेड लिया गया है. यहाँ पे एक लाइन है ओपी, ये ओ तो ओरिजिन है, और ये वाला पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये आपको पता है, राइट? तो ये लेंथ एक्स होगा, ये पूरा वाई होगा और ये जेड होगा. ओके, तो अभी ध्यान से देखना, ये जो एक्स है, ये जो एक लाइन है, राइट? ये लाइन क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस के साथ. मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला अगर आप कंसीडर करोगे, ये आपका मतलब एक्स एक्सिस है, राइट? और ये पॉइंट पी है, और ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल अल्फा कर दिया तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3D है, तो ये लाइन क्या हो सकता है, ये लाइन ए से भी घूम सकते हैं, isn't it?
अगर आप इसको इसको ये लाइन देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट 2D का है, लेकिन ये जो है वो 3D है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीन एक्सिस है. मतलब अगर इफ यू कंसीडर दिस एज योर दिस स्ट्रेट लाइन, देन it will make alpha with positive direction of x axis, and it will make 90 degree minus alpha with positive direction of y axis, but it can move in this way, isn't it? It can move in this way also, isn't it? ये आपस में ऐसे घूम सकते हैं क्योंकि ये 3D है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ है और ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है. ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट करते हैं, राइट? ये जो है ये एंगल y एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है, और ये जो है ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है, राइट? दिस इज नथिंग बट इंक्लिनेशन that we have already learned in the concept of straight line, right? Because in straight line also we have learned about slope and inclination, and this is also same thing. क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्या है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्या है, राइट? तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायरेक्शन एंगल्स. Direction angles, right? Alpha, beta, gamma are known as direction angles. Okay. Now what to do? हाँ, अभी ये direction cosines क्या है? This is very important. हमको पता चल गया कि direction angle क्या है. This is very simple. I have already discussed. Now our main job is to understand what is the meaning of direction cosines, right? So direction cosines are nothing but the cosine of cos of direction angles, right? Because this alpha, beta, gamma are nothing but numbers in case of radian measure, isn't it? So they are nothing but number. So cos of any number is also a number. So basically direction cosines are nothing but number, but the meaning of direction cosines are, that means first of all you have to measure the direction angles, then you have to take the cos of that angles, then you will get direction cosines. Okay, that means cos alpha, cos beta, cos gamma, they all are known as they all, let me write here, cos alpha, cos beta, cos gamma, and they are nothing but direction cosines, right? D cosines, you can write it like that. This is mathematical symbol. D cosines are nothing but direction cosines, right? I hope you understand this concept. Now cos alpha, cos beta, cos gamma, they are known as direction cosines. Okay, so यहाँ पे मैंने तीन एंगल मतलब लिया, अल्फा, बीटा एंड गामा. किसी एक ने ये भी ले सकता है, isn't it? थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3. Someone may take alpha 1, alpha 2, alpha 3. Someone may take beta 1, beta 2, beta 3, right? तो इसका इन जनरल एक मतलब सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि अगर मतलब वेक्टर अलजेब्रा का बहुत सारा मैथ्स बुक है, हायर मैथमेटिक्स का देखोगे और आप हायर लेवल के भी देखोगे, तो एक यूनिवर्सल जो नोटेशन है इसको दिया गया है. तो यूनिवर्सली जो नोटेशन दिया गया है उसको कहा गया L, M and N. Small l, small m and small n are nothing but the direction cosines of a line. Okay, so this cos alpha is denoted by small l, cos beta is denoted by small m, and this is denoted by small n, right? Okay. Now in trigonometry, what we have learned in our higher secondary first year, we have learned that we can easily find the value of cos function, sine function, tan function. That means all the 6 trigonometric function by using the triangle law, isn't it? By using the triangle concept. That means by using the 3 sides of a triangle, that is hypotenuse, perpendicular and base, right? So here also we are interested to find the cos of those values, isn't it?
we are very much interested and excited to find the values of cos alpha, cos beta and cos gamma. That means all the direction cosines of this line, right? Now how to find? मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि आपका इमेजिनेशन जो पावर है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा. जितने दिन तक आप अपने माइंड पे ये इमेज नहीं क्रिएट करते, ये इमेज नहीं क्रिएट करते, आपको 3D और वेक्टर नहीं समझ में आएगा, राइट? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो है इसको 3D में इमेजिन करो और इससे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, राइट? तो यहाँ पे देखो, मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, राइट? ये वाला, तो ये वाला तो हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट ए है, राइट? और ऐसा होगा, राइट? तो ये वाला क्या होगा? ये वाला ए है, ये वाला ओ होगा और ये वाला पी होगा, isn't it? तो POA, you can find POA, and this angle is nothing but what? That means my line is what? OP, right? And the line OP makes angle alpha with positive direction of x-axis. That is what we have assumed, right? So this angle is alpha. Now the question is whether PA is always perpendicular to OX. This is a very important question, isn't it? Whether this line PA, that means you see how to make you understand. you just take this x-axis in this way, right? In this way. If you take this line in this way, you just imagine this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis, right? Now, if you consider any line, that means this is the line, right? So this line makes an angle alpha with x-axis, right? Now, if you draw any, suppose this is your point P. So if you take this is your A and you just join PA, then this resultant line PA becomes perpendicular to the axis OX. Are you getting this? You just take this as your x-axis. Just take it as your x-axis, and you take any point P, because this P is a point in 3 dimension in space, right? So suppose this is your line, and this line makes an angle alpha with your positive direction of x-axis. Now if you join the point P with the point A, then this line is always perpendicular to this x-axis, isn't it? And that is why this PA is always perpendicular to the OX, right? Now from this concept you can easily find the value of cos alpha, and by similar concept you can find other two direction cosines also, okay? Now what is your cos alpha? Now your cos alpha is, what is your cos alpha from here? Cos alpha is OA by OP, right? So my cos alpha is OA by OP. Now what is your value OA? What is OA? You see this OA, this length is nothing but x, right? Because this coordinate is x comma y comma z. So this length is your x. So my OA is x. Now what is your OP? What is your OP? Already I have discussed about the position vector, right? And we are always interested to use r vector to denote some positive vector, right? I have already discussed those things. So here I am interested to use this symbol, mod r vector, right? And in vector algebra, you always remember this, mod r vector is nothing but r, right? Mod r vector is nothing but I am interested to take the magnitude of the given vector, right? And this r is nothing but magnitude of this vector, okay? So this can be written as x by r. Are you getting this? How I got this line? And by using this line, you can easily find this one also. It will be y by r, and it will be z by r. So these things are very easy. Okay. So finally, what I have got? So therefore, this L equals to x by r, this m equals to y by r, and this n equals to z by r. So this is very important result. Please remember this. This is very important. Okay. Now
this is what about I have discussed about direction cosines. Okay, so direction cosines basically क्या है? Direction cosines are nothing but the cosine of direction angles. And direction angles क्या है? Because in 3 dimension we are always considering 3 axes, that is x axis, y axis and z axis. So if you consider any point and if you join this point from the origin, then we can form a line, right? And this line always form some angle with x axis, some angle with y axis and some angle with z axis, right? So these angles are known as direction ratios, and if you consider the cosines of those direction ratios, then you will get direction cosines, and this is the way how we can find the values of all those direction cosines. Okay, so now let us discuss what is the meaning of direction ratios, because this is also a very important topic, direction ratios. Okay, now what are direction ratios? You see, direction, if you if you take some better to write the let me erase this portion. Let me erase this portion. Let me erase this portion. Okay. And let me write this one. Let me erase this one also. And let me write those results. L equals to x by r, m equals to y by r, and n equals to z by r. Okay. Now what are direction ratios? Direction ratios are nothing but numbers. Again they are numbers, right? So direction ratios, you can write it like that, D ratios. D ratios are nothing but numbers a comma b comma c, such that they are proportional to L, M and N. This is very important, right? Proportional means if you consider any 3 number A, B, C, so these 3 numbers must be proportional to the respective direction cosines. Because if you consider any context regarding vector algebra, then if in each and every context you can find direction cosines, right? And after that, if you are interested to find the direction ratios, then your job is to find the 3 numbers A, B, C in such a way that they are always proportional to the direction cosines. Okay, that means if you consider this A by L, B by M and C by N. So if you consider A by L, B by M and C by N, they are always have to be the same number, and suppose this number be K, say K, say, right? If you find A by L, if you find B by M, and if you find C by N, and if you are sure that A, B and C, they are nothing but direction ratios, then these 3 ratios must be same, so let it be K. Okay, so very important question is that is it really possible to find those numbers? Because if you are going to pick those numbers arbitrarily in this universe, then you will never find, because there are infinitely many numbers, isn't it? This is a very important question, that whether it is possible. Yeah, definitely it is possible, but how to find those numbers? Now, if someone wants to find the number in an arbitrary process, in an arbitrary way, by choosing arbitrarily in the whole number system, then you will never find those 3 numbers. And he or she may find by choosing arbitrarily those 3 numbers, but it will take at least 1, 2 or 3 or 4 hours or 5 years even, or 10 years also, right? So it is just waste of time. So without wasting lots of time, let us see how to find those direction ratios. Okay. One important thing you see, from this I can find x equals to LR, right?
from this I can find y equals to mr, and from this I can write z equals to nr, isn't it? From these three relations I can easily find those x, y and z, right? Now see the miracle. Now just put the value A, B, C, right? Yeah. Let me check one thing. Okay. Now I think this L, X is a number, R is a number, so definitely L is also a number. So let us denote this LR by A, let us denote this number by B, and let us denote the number C. I can denote it like that, right? Now just put the value of A by LR, LR by L, then B equals to MR by M, and C equals to NR by N. Now you see LR by LL cancel, MM cancel, NN cancel, and we get R. Isn't it? That means these x, y, z are nothing but the direction ratios in this context. Are you getting this? So here it is very easy to find the direction ratios, right? That means direction ratios are nothing but the coordinates of the point P in this context, right? But it will never it is not be always true, because here we are going to take the concept of position vector, isn't it? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है? जब हम किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन के साथ मतलब कांटेक्ट करते, उसके बाद जो एक लाइन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और O का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इसीलिए यहाँ पे आपका डायरेक्शन रेशियोस एक्स वाई जेड, मतलब जो भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स था वही आपका डायरेक्शन रेशियोस आ गया, राइट? लेकिन ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर जब भी आप कंसीडर करोगे, मतलब whenever you are considering the concept of position vector to find the direction cosines and direction ratios, here you will always find the direction ratios are nothing but the coordinates of the point P. Okay, but when you are considering, मतलब जब भी आप पोजीशन वेक्टर को कंसीडर नहीं करो, मतलब किसी भी दो पॉइंट है उसको जोड़ने के बाद आपका जो मतलब लाइन फॉर्म होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक सपोज दिस इज वन पॉइंट, हम ऐसे भी कर सकते, isn't it? ये भी एक लाइन है, मतलब बात ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट है, इसका पॉइंट पे और कोऑर्डिनेट होगा, तो इस वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे ये रूल नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं होगा. तो अगर ऐसा सिचुएशन आया तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपका और भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा. तो ये आई विल नॉट डिस्कस दोस थिंग्स हियर, बिकॉज यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ direction cosines and direction ratios in 3-dimensional unit also, right? That means in your next unit. So here you will find the brief explanation regarding this concept, but here I will try to my level best to explain about direction cosines and direction ratios so that you can at least understand the elementary level of this concept. Okay, because this concept is very important, क्योंकि वेक्टर एल्जेब्रा जो है इसका कॉन्सेप्ट मतलब फ्रीक्वेंटली फिजिकल साइंस में होता है. आप लोगों में से जो भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो यहाँ पे वेक्टर का यूज फ्रीक्वेंटली होता है, राइट? तब जाके आपको हर एक सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ेगा. मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, ये जो मैंने बोला है, ये जो मैंने ट्राइंगल लेके इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस जिस तरीके से निकाला, इसको प्लीज रटना मत, याद करने की कोशिश मत करना. रियली आपको जो इमेजिन में ये डायग्राम आना होगा, किस तरह से ये लाइन और ये जो लाइन पी ए है, ये जो
परपेंडिकुलर हो गया, वो किस तरह से हुआ, ये आपको इमेजिनेशन करके आपको समझना होगा, क्योंकि वेक्टर अगर आपको समझना है तो आपको इमेजिनरी पावर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ओके, सो यही है आज का टॉपिक। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस मोर अबाउट द थ्योरी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा एंड theories are very important. Do remember always, because mathematics is purely a theoretical subject. तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। थ्योरी का जो ग्रिप है इसको बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप हर थ्योरी को यूज करके इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए। आई एम नॉट सेइंग दैट बाय नोइंग ऑल द थ्योरीज यू कैन solve any problems in this universe. I am not saying that, but still there may be infinitely many problems that you cannot solve by knowing all this theory, but at least you can attempt any unknown problems if you know the theory, or if you have the proper knowledge of theory. Okay, so it's really a very interesting topic and very interesting concept also. So इसको समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी किसी ने मतलब नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक डाउट क्लियरिंग वीडियो फिर से बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।